कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना प्रीवियस पेपर यूपी टेट का 13-14 का 6 to 8 साइंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 इसमें कहा है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ SO2 इज। एक्वस का क्या मतलब होता है? वाटर। एक्वा मीन वाटर। तो जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? देखिए एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अभी इसको रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट होता है। अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है H2SO3 यानी कि सल्फोनस एसिड। ठीक है, तो ये जो एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3। तो ये क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन एसिडिक फर्स्ट राइट होता है। क्वेश्चन 2 अदर देन न्यूक्लियस विच सेलुलर ऑर्गेनल कंटेन्स DNA। न्यूक्लियस के अलावा किस ऑर्गेनल के अंदर DNA होता है? तो राइबोसोम के अंदर नहीं होता है, ना गोल्गी बॉडी के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है। ठीक है, तो हमारा ये राइट ऑप्शन हुआ थर्ड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक शू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी सेल के अंदर होता है, उसमें हमारा क्या होता है? DNA होता है। ठीक है, इसका ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे सेल को ATP का इससे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो क्या देता है? एनर्जी देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 3 पर्सन टेकिंग रिच डाइट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विल नॉट सफ़र फ्रॉम। कोई पर्सन अगर एस्कॉर्बिक एसिड अपनी डाइट में ले रहा है रिचली, तो उसे वो किस बीमारी से सफ़र नहीं करेगा। तो एक्चुअल में एस्कॉर्बिक एसिड होता क्या? विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी की जो डिफिशियंसी है उससे डिसीज़ होती है स्कर्वी, लेकिन जब वो प्रॉपरली लेगा तो उसे स्कर्वी डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्कर्वी, क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। ये आपका रिपीट वाला है क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है 19 से जो हम लोग सेट्स करते चले आ रहे हैं कंटिन्यू। हम लोगों ने कोई भी सेट्स आपके नहीं छोड़े हैं 2019 से लेकर अब हम लोग 13-14 पर आ गए हैं और पूरा आपका 2011 तक यूपी टेट को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करें तो यानी कि अब शेषी अंग जो पहले हमारे लिए यूज़ में थे लेकिन अब नहीं है। ठीक है, ये बहुत हज़ारों सालों पहले की बात है कि जब हम लोग यूज़ करते थे तो वहाँ उस टाइम पे पिन्ना मसल्स का यूज़ होता था, लेकिन अब नहीं होता, इसलिए ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रह गया है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है पिन्ना मसल्स। क्वेश्चन 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए सीलोमेट, यानी कि जिसमें सीलोम कैविटी ना हो या सीलोम एब्सेंट हो उसे कहेंगे ए सीलोमेट। तो वो हमारे हैं प्लेटीहेल्मिन। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स हैं और जिनके अंदर क्या होता है? सीलोम कैविटी नहीं होती है। इसको हम डिटेल में पीछे देखते हैं चार्ट के थ्रू। तो देखिए ये पिक्चर है, ये पूरी मैंने ड्रॉ की है। ये क्या है? ए सिलोमेट है। ए सिलोमेट मतलब सिलोम नहीं होना, एब्सेंट होना। ठीक है, तो देखिए ये एंडोडम, ये एक्टोडम है। इसके बाद ये आती है मीजोडम और फिर आती है एंडोडम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी तरह की कैविटी नहीं है और फिर सीधा एक डाइजेस्टिव कैविटी आ जाती है, यानी कि सिलोम एब्सेंट है। ठीक है, तो इसे कहेंगे ए सिलोमेट। एग्जाम्पल है फ्लैटफॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्स। ठीक है, इसमें फिर से लिखा हुआ है नॉट पजेस बॉडी कैविटी, क्योंकि सिलोम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है यू सिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सिलोम इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे आउटर हमारी एक्टोडम, फिर हमारी आ जाती है मीजोडम और फिर आ जाती है ये हमारी पूरी एंडोडम है। ठीक है, और ये हमारी अंदर क्या है? डाइजेस्टिव कैविटी है। और ये देखिए इसमें ये सीलोम यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं ट्रू सीलोमेट। ये इसमें क्या है? सीलोम प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहेंगे ट्रू सीलोमेट या कहेंगे यू सीलोमेट। और ये किस में होता है? एनालिट्स में होता है, मोलस्कास में होता है और आर्थ्रोपोड्स में होता है। अब बात करेंगे सीडोसिलोमेट। तो इसमें भी वही है, एक्टोडम, मीजोडम एंड एंडोडम। और ये हो गई डाइजेस्टिव कैविटी। और ये देखिए पूरे राउंड शेप में ये हमें यहाँ पे क्या मिल रही है? सीडोसिलोम मिल रही है। एक्चुअल में इसका ये होता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये पूरे में मिल रही है, इसीलिए इसको इसमें ये भी नहीं कह सकते कि ये एसिलोमेट है, ना इसे हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रू सिलोमेट है। तो इसको नाम दिया जाता है सीडोसिलोमेट। और ये किसके अंदर होती है? राउंड वॉर्म्स के अंदर होती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इससे ए सिलोमेट पे क्वेश्चन आए तो इससे ट्रू या यू सिलोमेट और सीडो सिलोमेट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। तो ये तीनों आपकी प्रोटीन है। हिपैरिन क्या है? यहाँ पे प्रोटीन नहीं है। हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ब्लड थिनर है, जो कि ब्लड को जमने से रोकता है, क्लॉटिंग को नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है हिपैरिन। क्वेश्चन 7
विच टाइप ऑफ सेंट्रोम इज फाउंड इन वर्टिब्रा ऑफ मैमल्स? एम्फीप्लाइटन, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा राइट है। एम्फीप्लाइटन जो है ये सेंट्रम हमारी वर्टिब्रा में होता है, किसमें? मैमल्स के। ठीक है, कुछ इस शेप का ये होता है ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन 8, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट विल व्हाट विल इंक्रीजेज? तो वाटर अपटेक तो इंक्रीज नहीं करता, लेकिन हाँ एलोंगेशन ऑफ नोड्स हो जाता है, नोड्स के बीच में एलोंगेशन हो जाता है, इंटरनोड्स जो होते हैं प्लांट के स्टेम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स किसकी एब्सेंस में? लाइट की एब्सेंस में इंक्रीजेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन 2। क्वेश्चन 9 देखते हैं, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ मॉलिकुलर नाइट्रोजन, यानी कि N2 को अमोनिया, N2 को अमोनिया में बदलने के लिए कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं? और ये किस में होता है? ऑब्वियसली ये लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्राइट रिडक्टेज, बिल्कुल सही है। नाइट्राइट रिडक्टेज पहला था, और दूसरा है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये भी राइट है। और थर्ड है नाइट्रोजिनेज। इसका तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हमारा तीनों एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं अमोनिया में। क्वेश्चन 10, अ प्लांट फॉर्म्स स्पोर्स हैव वास्कुलर सिस्टम बट डज नॉट फॉर्म फ्लावर। ठीक है, जिसमें वास्कुलर सिस्टम तो हो, लेकिन अब एल्गी की बात करें तो एल्गी की बॉडी ही डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, वास्कुलर सिस्टम तो दूर की बात है। तो यहाँ से ऑप्शन हट जाता है। ब्रायोफाइट्स की बॉडी डिवाइड हो जाती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, लेकिन इसमें वास्कुलर सिस्टम इसमें भी नहीं होता। थर्ड की बात करें तो इसमें होता है, स्पोर्स भी होते हैं, वास्कुलर सिस्टम भी होता, और इसमें सीड्स, ना सीड्स होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, यानी कि हमारा यही ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें सीड्स होते हैं, नेकेड होते हैं लेकिन सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन होता है टेरिडोफाइट। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट विटेकर ने किंगडम्स को 5 किंगडम्स को क्लासीफाई किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया गया। कुछ थे जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड थी नहीं थी, और कुछ थे जिनकी डिफ्रेंशिएट थी। तो जो जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं थी उनको थैलोफाइटा में रखा गया। एग्जाम्पल क्या है? एल्गी। फिर जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट थी तो उनमें दो कंडीशंस थी कि कुछ में वास्कुलर टिश्यू नहीं थे और कुछ में वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम थे। ठीक है, तो जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं थे वो ब्रायोफाइट्स में आ गए, मॉस उनका एग्जाम्पल है। और जो जिनमें वास्कुलर टिश्यू थे तो वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए फर्दर, क्योंकि एक थे जिसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे सीड्स, और एक थे जिसमें प्रोड्यूस्ड हो रहे थे सीड्स। तो जिसमें नहीं प्रोड्यूस्ड हो रहे थे वो कहलाए टेरिडोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है? फर्न। और जिसमें सीड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे थे वो भी दो कंडीशन में आ गए, एक थे जिसमें नेकेड सीड थे और एक थे जिसमें सीड से फ्रूट्स के अंदर सीड्स थे। तो जिसमें नेकेड सीड्स थे वो कहलाए जिम्नोस्पर्म, और जिसमें फ्रूट के अंदर सीड थे वो कहलाए एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह के क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा पूरे अच्छे से, क्योंकि ये आपके चेंज होके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर एंजियोस्पर्म भी डिवाइड हो जाता है मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में। ठीक है, क्वेश्चन 11, द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, तो हमारा 11 का राइट आंसर है 2। द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज और स्मॉल। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें ये अलग हो जाता है, लेकिन जो हम लोगों के जो है उसमें इस तरह से नहीं पूछा जाता है इतना डीपली। तो मोटा मोटा पूछा जाता है कि कॉन्केव लेंस में इमेज जो प्रोड्यूस करेगी वो कैसी होगी, तो रियल या वर्चुअल। तो सीधा सा आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, वर्चुअल इरेक्ट एंड रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और कंडीशन अगर इसके आगे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें फिर देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आगे होगा। फिर अपना हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सेल इन गिवन सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0। ठीक है, तो देखिए जब ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए अब इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये देखिए पैरेलल में है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनको 1 करके ऐड किया जाता है। तो जब इसको हम 1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि हाफ हाफ कितना होता है 1/2 किया तो 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसको जब पैरेलल में सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, और ये 1 ओम और 2 ओम सीरीज़ में जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 ओम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो आर हुआ वो हो गया 3, और वोल्टेज हमें दी गई है 6, हमें निकालनी है करंट। ठीक है, I इक्वल्स टू आई आर वी, आई आर इक्वल्स टू वी।
तो आई हमें निकालनी है, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर, तो देखिए वी हमें क्या दिया गया, 6/3, 6/3, यानी कि हमारा आंसर आ जाता है 2, 3 1 3, 3 2 6। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होता है 2 एम्पेयर। ठीक है, वो आपको और डिटेल चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ समझाई गई है, लेकिन वही बात हर बार 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 बताना सही नहीं लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। इफ़ सम हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ डबल्ड, यानी कि डिस्टेंस की बात करें, यानी कि आर की बात करें कि अगर आर को डबल कर दिया जाए, आर पहला इनिशियल हमारा आर हो और दूसरा R2 जो हो वो हमारा 2R कर दिया जाए, तो एफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, इसका आंसर है 1/4। ये देखते हैं कि कैसे है। तो ये देखिए, ये हमारा फार्मूला हो गया, एफ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, G m1m2/r², यानी कि फोर्स और आर में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं F1 F2 इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर, जिसमें F1 इनिशियली हमें सपोज फोर्स F दिया गया है, F2 हमें निकालना है कि जब हम डबल कर देंगे डिस्टेंस तो क्या होगा। R2 हमारी 2R यानी कि डबल हो गई और इनिशियल हमारी R थी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फाइनली F2 इक्वल्स टू आ जाएगा F/4, जो कि क्या है 1/4 है, यानी कि जब हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा फोर्स 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर 37 इन बाइनरी सिस्टम। तो इसका आंसर फर्स्ट है और इसको हम पीछे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ऐसे इसको एलसीएम मेथड के थ्रू लिख लेंगे और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्या होते हैं, हमारे रिमाइंडर होते हैं। तो 2 1 2, 2 8 16, तो ये 1 रिमाइंडर बचा। फिर 2 9 18, 0 रिमाइंडर बचा। 2 4 8, 1 रिमाइंडर बचा। 2 2 4, 0 रिमाइंडर बचा। 2 1 2, 0 रिमाइंडर बचा। फिर ये 1 के लिए यहाँ पे 1 लिख दिया जाएगा और इसको हमेशा जब लिखा जाता है तो नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो पहले 1 0 0, यानी कि 1 0 0, फिर 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन 1 था ये हमें मिल गया। क्वेश्चन 15, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज 10 सेंटीमीटर एंड द डायरेक्शन इन नॉर्थ, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ईस्ट इधर आएगा, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है जो कि किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कोई वेक्टर है। तो अगर ये देन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर -2a, ये ए था तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर ये माइनस में है यानी कि इन्होंने नीचे की बात की। ठीक है, और जस्ट जो भी था उसका डबल कर दिया, यानी कि 10 का, ये a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में दिया गया इसे नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर साउथ ये हो जाएगा। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर साउथ हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन 4, 20 सेंटीमीटर साउथ। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, फोर्स ऑन चार्ज इज। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि जब भी ये पैरेलल होगी तो ये हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होता है 0। क्वेश्चन 17 ये टू द पॉइंट है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि अल्फ़ा टू ये बीटा एंड गामा, इनके बीच में रिलेशन पूछा है। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा ये रेशियोज़ में रहते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1:2:3। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सोल्यूशन दैट कन्वर्ट्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस इन कलर विल बी। तो देखिए जब रेड ब्लू में चेंज हो रहा है तो हमेशा क्या होगी, हमारी बेसिक पीएच होगी और जो कि 10 होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है 10। ठीक है, न्यूट्रल जो होती है हमारा आपको पता होगा 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, चलिए फिर ये कॉमन सी बात है। तो इधर हम जब बढ़ते जाते हैं 7 से 14 की तरफ तो ये बेसिक हो जाता है। 7 से इधर नीचे की तरफ नंबर्स रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं।
तो जब यहाँ पे रेड टू ब्लू चेंज होने की बात हो रही है तो एसिडिक तो हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। ये न्यूट्रल होता है तो ये यहाँ से हट गया, तो हमारा बचा ऑप्शन 10 यानी कि ऑप्शन 4 यानी कि 10। अब बात है हाइब्रिडाइजेशन की। क्वेश्चन 19, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर इन ClF3। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें Cl का एटॉमिक नंबर ले लेंगे, क्या होता है 17, ठीक है। उसके बाद इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके लास्ट में होता है 3s2 3p5, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 3s2 3p5। आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करेंगे तो हमें d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट क्या करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। ओहो, ये s हो गया और ये p कि ये 3 बन जाएंगे ऑर्बिटल्स और फिर इसके बनेंगे d के 5, ठीक है। इसमें 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करवाए जाएंगे तो ये S2 तो हमारा पूरा ही फिल है, 1 2। उसके बाद इसमें 5 आ जाएगा तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि जब हम ये ग्राउंड स्टेट है, जब ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बनेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सिंगल, ठीक है। हमारा क्या है ClF3, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पर एक आ जाएगा और यहाँ से हमारे 3s जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा sp3d। तो हमारा राइट ऑप्शन होता है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऑप्शन 4 हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, मार्श गैस इज ऑब्वियसली मीथेन, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है, मार्श गैस को क्या कहा जाता है, मीथेन भी कहा जाता है, या मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात की गई है। सबको पता है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन होता है तो उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो वो क्यों होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसमें और कुछ देखना नहीं है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 22, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, ये भी बहुत टू द पॉइंट है। इसमें क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही रिफाइंड होता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेयर्स रीजेंट। तो रीजेंट्स बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे बेयर्स रीजेंट क्या है, केमिनोफोर है। अब बात हो गई पोटेशियम परमैग्नेट है या केमिनोफोर है, लेकिन कैसा है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। एल्कलाइन के बाद भी एक कंडीशन आती है कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये ऑब्वियसली डाइल्यूटेड है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पोटेशियम परमैग्नेट्स का सॉल्यूशन है जो कि डाइल्यूट और एल्कलाइन है, तो वो क्या बन जाएगा, बेयर्स रीजेंट बन जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन पे भी ध्यान देना है और एसिडिक और बेसिक कंडीशन पे भी ध्यान देना है। डाइल्यूट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रीजेंट, ठीक है, या पोटेशियम परमैग्नेट, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन 1। क्वेश्चन 24, द प्रोजेक्टर्स विच आर यूज टू शो ओपेक फिगर्स एंड पेजेस ऑफ द बुक्स आर कॉल्ड, फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा एपिडायोस्कोप, ठीक है। इसके थ्रू हम कोई भी ओपेक पेजेस को प्रोजेक्टर्स में देख सकते हैं। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 25, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट, ऑप्शन है हमारा 4 जिसका है मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का अगर देखा जाए तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रही है तो वो क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। क्वेश्चन 26 जो कि लास्ट है और बहुत ईजी है, विच इज़ द फॉर्मूला पोटाश एलम, यानी कि फिटकरी की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमें राइट मिलता है सीधा, ये पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2 जब कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है पोटाश एलम, ठीक है। कंबाइन नहीं करें, यहाँ पे ये इस स्टेट में है, तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोटाश एलम है, यानी कि फिटकरी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होता है 3rd। आप लोग हमारी सीरीज़ को ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे कमेंट और लाइक करती रहिए और मोटिवेट करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।